Hello everyone, welcome to my channel. This is Miss Simran Jumwal and this video is for 8 class 8 students. ये आपके हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। ये इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, उसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, प्लीज़ गो एंड चेक। इस वीडियो में हमें सिर्फ दो ही जो टॉपिक हैं इसके लास्ट के उनको कवर करना है और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है क्योंकि आपका 4th चैप्टर डिलीट हो चुका है। ठीक है, 4th चैप्टर आपका अब नहीं आएगा पेपर में, बट जो 5th चैप्टर है इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दिस चैप्टर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अमंग योर ऑल 10 चैप्टर्स। ठीक है, उनमें से ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ओके, तो अब हमें पढ़ना है द कंपनी फाइट्स बैक से। इससे पहले हमने देखा था कि सिपाहीज़ ने पहले मीरठ में, फिर उन्होंने दिल्ली में जाके ब्रिटिशर्स को हराना शुरू किया, उनके बिल्डिंग्स में आग लगाना शुरू की और फिर उनको एक लीडर चाहिए था कि वो अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो नाउ दे वांट अ सपोर्ट ऑफ अ लीडर। तो इसीलिए वो दिल्ली में जाके बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने मतलब कि प्लीज़ किया कि प्लीज़ हमारे लीडर बन जाइए आप। तो उनको पहले डर लगा बट बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली के, लखनऊ के, कानपुर के, फिर एज यू नो सेट के बिहार के बहुत से ऐसे अलग अलग लीडर्स थे जो बाहर निकल के आए। नॉट ओनली किंग्स, सिर्फ रॉयल फैमिली से नहीं थे बल्कि कुछ ज़मींदार, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कुंवर सिंह थे वो एक ज़मींदार थे। ज़मींदार भी बाहर निकल के आए, उन्होंने भी बहुत बड़ा चढ़ा के योगदान दिया, अपना एक लीडर के रूप में वो बाहर आए। तो ये सब कुछ हमने देखा बट हमने उस वीडियो में ये नहीं देखा था कि इस प्रोटेस्ट को थमाने के लिए, इसको कम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने किया क्या, ये हमने नहीं देखा था उसमें। तो इसमें हम यही देखेंगे कि कंपनी ने भी जो है वो फाइट्स बैक किया। ठीक है, एंड एज यू नो दैट कि हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि जिस तरीके से वो लोगों को मार रहे थे हमारे इंडियंस, सिपाहीज। सिपाहीज क्यों कहा गया है, क्योंकि इंग्लिश उनको तो चलो जो ब्रिटिश थे उनको सिपाही बोला नहीं आता था, तो इसलिए उन्होंने सिपाही सिपाही करके उनको सिपाही ही कह दिया। ठीक है, तो सिपाहीज जो थे उन्होंने काफ़ी लोगों को मार दिया था इस रिबिलियन में। इसीलिए अब कंपनी के जो नंबर्स थे ना फोर्सेस के वो कम हो गए थे। अब उसने पर ये ठान लिया था कि अब ये जितना भी प्रोटेस्ट हमारे अगेंस्ट हो रहा है, हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही अब इनका हो रहा है, अब हमें इस चीज़ को दबाना ही दबाना है। तो वही हम इस पूरे के पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। कंपनी ने डिसाइड कर दिया कि इस रिवॉल्ट को, इस विरोध जो लोग उनका कर रहे हैं उसको वो बाय हुक और बाय क्रुक ख़त्म करके ही रहेंगे। ठीक है, उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों से अपनी मिलिट्री जो है उसको बढ़ाने के लिए इंग्लैंड से उन्होंने अपनी फोर्सेस मंगवाई। उन्होंने कुछ न्यू लॉज बनाए जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेगा उनको वो प्रिजन में डाल देंगे। ठीक है, और उनके अगेंस्ट केस चलेगा। तो उनको लगा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद जो रिवॉल्ट है वो थम जाए वहीं पे। तो उन्होंने सेम वैसा ही किया। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड। दिल्ली में उन्होंने फिर से अपना कब्जा जमा लिया था सितंबर 1857 में। हमने देखा था कि मीरठ जाने के बाद 10 मई को जब वो दिल्ली सुबह सुबह दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने दिल्ली में भी काफ़ी हंगामा किया। सिपाहीज़ ने वहाँ के भी कुछ ब्रिटिशर्स को मारा, वाइट मैन को मारा। लेकिन उसके बाद सितंबर 1857 में दिल्ली को फिर से कैप्चर कर लिया था हमारे ब्रिटिश ने, और जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको कोर्ट में ले जाया गया, उनको पूरी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई क्योंकि वो लीडर थे और वो प्रोटेस्ट करने में हेल्प कर रहे थे। हालांकि उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं था, उनके जो बाकी चीफ्स थे या फिर जो उनके लोकल जो राजास थे वही बड़ा कुछ कर रहे थे, बट स्टिल उन्होंने उनको, क्योंकि लीडर थे ना वो, तो इसलिए उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को उम्र कैद की सज़ा सुना दी उनको, और अलॉन्ग विद हिज वाइफ जिसका नाम था बेगम जीनत महल, उनको भी प्रिजन में डाल दिया गया था रंगून में। ठीक है, इन अक्टूबर 1858 में बहादुर शाह जफ़र जो हैं उनकी डेथ हो गई थी रंगून में ही जेल में नवंबर 1862 में। बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने पहले जेल में डाला, दिल्ली को उन्होंने कैप्चर कर लिया, उनको और उनकी वाइफ को जेल में डाला। कब? अक्टूबर 1858 में, एंड नवंबर 1862 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब जब उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया इसका मतलब ये नहीं था कि जो रिवॉल्ट है वो ख़त्म हो गया या फिर बंद हो गया। नहीं, लोगों ने फिर भी कंटिन्यू किया बैटल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और ब्रिटिशर्स को 2 साल लग गए थे इस पूरे के पूरे रिवॉल्ट को ख़त्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए। उनको कितने साल लगे थे? 2 साल उनको लग गए थे। ठीक है, लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया फिर से। अब आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि लखनऊ की रानी लक्ष्मीबाई थी तब लीडर, तो उन्होंने लीडर्स को ही मारने की कोशिश की। अगर ये जो हेड है जिसके अंडर सब कुछ चल रहा है
तो यही अगर ख़त्म हो जाएगा तो ये तो काम चल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने लखनऊ को 1858 में कैप्चर कर लिया, रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने डिफीट कर दिया और मार दिया जून 1858 में। ठीक है। सिमिलरली उन्होंने वैसा ही किया किसके साथ, रानी अवंतीबाई के साथ। उन्होंने भी जब वो जीत गए तो उन्होंने क्या की, जब वो उनको लगा कि अब ब्रिटिशर जो है वो जीत रहे हैं, जब रानी अवंतीबाई को ब्रिटिशर्स ने चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, तो इन्होंने खुद ही मौत को अपने गले लगा लिया, मतलब कि ये खुद ही मर गई। तांतिया तोप एस्केप्ड टू द जंगल, और ये जो थे तांतिया तोपे ये जंगल में भाग गए, और लेकिन उनको पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए उन्होंने गुरिल्ला वॉर्स की, विच मीन जब वो जंगल में छुप गए तो वो रुक रुक के जो है वो हमला कर रहे थे उनके ऊपर चारों तरफ से, और जब उन्होंने उनको पकड़ लिया 1859 में अप्रैल में उनको भी मार दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि जो जो लीडर्स थे उनको भी मार गिराया जा रहा था। इसका मतलब कि जो इतनी तेज़ी से रिवॉल्ट बढ़ा था वो उतनी ही तेज़ी से अब बंद होने आ रहा था। ठीक है, पहले उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को मार दिया, फिर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया, फिर अवंतीबाई को मार दिया, अब तांतिया को भी मार दिया, एंड उनको भी मार गिराया। सो जस्ट अ विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैव अर्लियर इनकरेज रेबिलियन। अब जैसे जैसे जो ब्रिटिशर्स हैं, अब मुझे एक चीज़ आपने देखी होगी पहले कि लोगों ने क्यों साथ दिया था हमारे सिपाहीज का इस म्यूटिनी में, इस रिबिलियन में, क्योंकि उनको लग रहा था कि सच में ब्रिटिशर्स जो हैं उनको दिल्ली में भी मार गिराया, उनको मीरठ में भी मार गिराया है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी चीज़ को देख के जो लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट ले रहे थे रिबेलियन में, रिवॉल्ट के अगेंस्ट, रिवॉल्ट में अपना योगदान दे रहे थे और लोगों के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे थे। ठीक है, बट जब उन्होंने देखा लोगों ने कि अब ब्रिटिशर्स जीत रहे हैं और हमारे लोग मर रहे हैं, तो लोगों ने अपनी जो पार्टी है ना वो चेंज कर दी, दल बदलू लोग हो गए। लोगों ने अ, अपने लोगों को छोड़ के ब्रिटिशर्स का साथ देना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया कि वो फिर से जो लोगों का मतलब कि भरोसा है वो जीत के ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है। अब एक चीज़ आप मुझे बताइए कि इंडिया में ब्रिटिशर्स इतने साल रूल क्यों कर पाए? जस्ट बिकॉज कि इंडियंस जो हैं उनके साथ कोऑपरेट करते थे, राइट। इंडियंस उनको हक देते थे, अगर मैं आप पे अत्याचार कर रही हूँ या कोई भी आप पे अत्याचार कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उसके खिलाफ कुछ ऐसा कदम ही नहीं उठा रहे हो कि जिससे उस बंदे को डर लगे कि भाई अगर मैंने इसके साथ कुछ गलत किया तो उल्टा जवाब जो है वो मुझे भुगतना पड़ेगा। आप भी उसके साथ कोऑपरेट करोगे, अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है आप उसके साथ गलत होने दोगे तो वो और ज़्यादा अत्याचार आपके साथ करता जाएगा। आपने सुना ही होगा कि जो गुनाह करता है, या फिर जो गुनाह, हाँ, जो गुनाह करता है वो तो गुनहगार होता ही होता है, लेकिन जो गुनाह सहता है ना वो उससे भी बड़ा गुनहगार होता है। तो वही चीज़ हो रही थी यहाँ पे। इंडियंस जो हैं वो खुद ही ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, इसीलिए इतने सालों तक जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया। लोग जो हैं वो ब्रिटिशर्स की तरफ चले गए, तो ब्रिटिशर्स को लगा, ईस्ट इंडियन कंपनी ने कहा कि अब हमें फिर से इनका जो भरोसा है वो जीतना पड़ेगा, और उन्होंने अनाउंस किया कि जो लॉयल लैंड होल्डर्स हैं, जो मतलब कि जो जिनकी लैंड छिन गई थी उनको हम उनकी उनकी लैंड वापस दे देंगे, और मेनली उन लोगों को जिन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं गए, और अगर गए भी होंगे पर उन्होंने किसी वाइट आदमी को, किसी भी अंग्रेज़ को, फिरंगी को नहीं मारा, उनकी हम लैंड वापस दे देंगे। उनको लालच डाला ना ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कि तुम्हारी लैंड वगैरह हमने ली हुई है, हम तुम्हें वापस दे देंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए सेफ़ हो जाएगा जो हमारा साथ देगा। और जो किसी जब रिबेल हो रहा था तो किसी ने अगर मतलब कि ब्रिटिशर्स, किसी भी ब्रिटिशर को नहीं मारा है, वो सेफ़ रहेगा, उनके हक हम उन्हें वापस दे दिए जाएंगे, उनकी लैंड वगैरह जो ली हुई है वो उनके वापस दे दी जाएगी, और कभी भी उनसे उनकी लैंड नहीं छीन सकती। बट फिर भी ये डील रखने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा हंड्रेड ऑफ सिपाहीज, रिबेल्स, नवाब्स, राजाज, ये सब की मौत हो गई, विच मीन्स इन्होंने जो है फांसी पे ब्रिटिशर्स ने इनको लटका दिया। इतना सब होने के बाद, इतनी ज़्यादा डिमांड रखने के बाद कि हम आपको ये चीज़ दे देंगे, वो चीज़ दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग थे जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, अपने देश को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे। उन्होंने इतना ज़्यादा लड़ा कि बाद में उन्होंने अपनी जान गंवा बैठी अपने हाथों से। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया कि कंपनी ने अब फाइट्स बैक किया, उन्होंने चुपचाप नहीं रही कंपनी। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि भाई इतना कुछ कर रहे हैं इंडियंस और कंपनी कुछ नहीं कर रही। अब हमने देखा कि कंपनी ने काफ़ी कुछ किया, उन्होंने जितने भी लीडर्स थे उनको मार गिराया, उसके बाद उन्होंने लोगों का भरोसा जीता, क्योंकि लीडर्स तो हैं ही हैं बट लोग भी तो उनका साथ दे रहे हैं ना। लीडर्स ख़त्म है बट लोग अभी भी हैं ना रिबेल में, तो इसीलिए उन्होंने डील रखी कि हमें
आपको अच्छे से जीने देंगे, हम आपको जो अत्याचार आप पे करते थे वो कभी भी नहीं करेंगे, आपकी लैंड आपको वापस दे देंगे। तो भैया लोगों को और चाहिए भी क्या था, ठीक है। वही चीज़ जो उनको इंडिपेंडेंस के बाद मिलनी है, वही चीज़ जो है वो लोगों को भी मिल रही थी। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि ब्रिटिशर्स उन पे रूल कर रहे हैं या कोई और उन पे रूल कर रहा है। ओके, अब आता है आफ्टरमैथ। अब इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो ईस्ट इंडियन कंपनी, पर्टिकुलरली मैं अब आपको ईस्ट इंडियन कंपनी करके बताऊंगी कि अब ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो जब ट्रेडिंग ग्रुप के हक से हमारे इंडिया में आई थी कि मैं ट्रेड करने आ रही हूँ, तो ब्रिटिश से वो ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी ट्रेड करने के लिए। और ब्रिटिशर्स को लगा था, मतलब कि ब्रिटेन के लोगों को लगा था, जो क्वीन थी उनकी, उनको लगा था कि ये सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, ट्रेड करने जा रहे हैं। बट उसके बाद ब्रिटिश का रोल ख़त्म हो गया, ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपनी हुकूमत चलाना शुरू की इंडिया पे और उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ अभी तक जो हो रहा था ये कौन कर रही थी, हमारी ईस्ट इंडियन कंपनी, जिस पे ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिश की क्वीन थी, वो कह रही थी कि ठीक है जो करना है करिए। बट अब जो है ब्रिटिश की जो क्वीन थी, अब वो कह रही थी कि इतनी बड़ी कंट्री इंडिया, और जहाँ पे इतना सब कुछ है, हमने देखा था पिछले चैप्टर्स में कि यहाँ पे आपको इंडिगो कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, कलर्स वगैरह इंडिगो से कितने अच्छे निकलते हैं। अब इतना ज़्यादा जो एग्रीकल्चर एरिया है इंडिया में, इतनी बढ़िया कंट्री हमारे अंडर आई है, और ये जो ईस्ट इंडियन कंपनी है वो इतनी लापरवाही कर रही है कि जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ, इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ। अगर ब्रिटिशर्स सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लेते तो कब के वो निकल चुके होते। हालांकि निकल तो गए थे वो फिर भी, बट फिर भी कब के वो निकल गए होते। तो इसीलिए ब्रिटिश की जो क्वीन थी उनको लगा कि ईस्ट इंडियन कंपनी से तो भैया कुछ हो नहीं रहा है, अब इसको हटा के मैं डायरेक्ट रूल करूँगी किस पे, इंडिया पे। पहले वो कौन कर रहा था रूल, पहले कर रही थी ईस्ट इंडियन कंपनी, ठीक है। ब्रिटिश को तो कोई कुछ नहीं बताता था, ब्रिटेन के लोगों को कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं बताता था, ठीक है। ना ही ये ब्रिटेन के लोगों को बताते कि रेवेन्यू कैसे हम कलेक्ट करें, कुछ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही थी। बट अभी ब्रिटिश की क्वीन जो है उन्होंने कहा कि भैया इतनी बढ़िया कंट्री हमारे हाथ आई है और ये ईस्ट इंडियन कंपनी देखो कितनी लापरवाह हो रही है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब ईस्ट इंडियन कंपनी बीच में आ गई थी जब वो रूल करते थे। जैसे ये ब्रिटिश है, ये ईस्ट इंडियन कंपनी है और ये इंडिया है, ठीक है, ये इसको। बट अब उन्होंने कहा कि भैया तुम हटो, अब मैं डायरेक्ट करूँगी रूल किस पे, इंडिया पे। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी लाए। अब देखते हैं कि वो चेंजेस क्या हैं। आफ्टर मिथ का मतलब होता है परिणाम, विच मीन्स रिजल्ट। अब ब्रिटिश हैज़ रीगेन्ड कंट्रोल, अब ब्रिटिश ने पूरी कंट्री पे कंट्रोल ला दिया था एंड ऑफ 1859 के एंड आते आते पूरी कंट्री पे उन्होंने कंट्रोल ला दिया। बट दे डिड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज़ एनी मोर। बट उन्होंने उन्हीं सेम पॉलिसीज़ से, जो पॉलिसीज़ पहले हुई थी उन्हीं के साथ उन्होंने कंट्री को रूल नहीं किया। अब यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि चेंज की गई, वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पहले मैं रीड करती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड न्यू एक्ट इन 1858। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ 1858 में, जिसमें बताया गया कि जो पावर है ईस्ट इंडियन कंपनी की वो डायरेक्ट किसके पास आ जाएगी, ब्रिटिश क्राउन विच मीन्स ब्रिटिश की क्वीन के पास जो है वो डायरेक्ट पावर आ जाएगी। अब ईस्ट इंडियन कंपनी का कोई रोल नहीं होगा, बल्कि ईस्ट इंडियन कंपनी को ब्रिटिशर्स के अब अंदर कंट्रोल में रहना पड़ेगा, जैसा वो कहेगी वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया जो है वो इतनी बड़ी कंट्री है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और ब्रिटिश की जो क्वीन थी वो नहीं चाहती थी कि वो इस बड़ी कंट्री को अपने हाथों से गंवा बैठे, ठीक है। इसीलिए इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स, उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडियन कंपनी लापरवाह हो रही है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया को कैसे कंट्रोल करना है। तो कौन करेगा कंट्रोल, अब से ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे इंडिया पे, विच मीन्स ब्रिटिश की जो क्वीन है वो डायरेक्ट कंट्रोल करेगी, ईस्ट इंडियन कंपनी अब नहीं करेगी, ब्रिटिश क्राउन करेंगे, ठीक है। अब अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट होता है फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, हमारे पीएम हैं, उनके आगे कितने ज़्यादा मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा मिनिस्टर्स होते हैं ना, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। तो ये जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं इनको इकट्ठे में क्या कहते हैं, कैबिनेट। ये सब मिला के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं इन सबको मिला के कहते हैं हम कैबिनेट। तो ब्रिटिश के भी कैबिनेट जो हैं उनको अपॉइंट किया गया था एज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट
गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और वही जो है वो सारे गवर्नेंस ऑफ इंडिया के जितने भी मैटर्स हैं उनको ही संभालेंगे। कौन? ब्रिटिश कैबिनेट के वो बंदा जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और उनको एक काउंसिल दी जाएगी, उनको कुछ लोग दिए जाएंगे जिसे हम कहेंगे इंडिया काउंसिल। गवर्नर जनरल नहीं रहेंगे, अब वो क्या बन जाएंगे? वॉइसरॉय। जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, अब उसको टाइटल दे दिया था उन्होंने वॉइसरॉय का, जो कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है क्वीन का। ठीक है, पहले आप कंफ्यूज नहीं होना। ब्रिटिश कैबिनेट का जो बंदा है उसे सेक्रेटरी स्टेट जो है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट बना दिया जाएगा। वो जितने भी इंडिया के मैटर्स हैं उन सबको देखेगा। उसके बाद उसको कुछ लोग दिए जाएंगे, अब अकेले तो वो इतनी बड़ी इंडिया को नहीं संभाल पाएगा, इसलिए उसको कुछ लोग दिए जाएंगे जिसके साथ डिस्कस करके वो काम चलाएंगे, इंडिया को गवर्न करेंगे। और जो गवर्नर जनरल है उसे क्या बना दिया जाएगा? वॉइसरॉय बना दिया जाएगा, जो कि डायरेक्टली किसका बंदा होगा, किसका पर्सनल बंदा होगा? वो होगा क्वीन का। ठीक है, सो थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। इसी सब चेंजेस जब लाए उन्होंने कि अब ईस्ट कंपनी नहीं करेगी ये जो सब, इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल करेगी। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है, मान लीजिए अभी इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी। ठीक है, बीजेपी है। बीजेपी इंडिया को भी कंट्रोल करती है। अगर हमारे इंडियंस ने किसी और कंट्री को कैप्चर किया हो, मान लो कि ये बी कोई कंट्री है जिसे इंडियंस ने कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, अब बीजेपी कहे कि मुझे डायरेक्ट कंट्रोल करना है अब कंट्री पे, जो हमने कंट्री हमने जो की हुई है कैप्चर, उस पर मुझे अभी डायरेक्ट कंट्रोल करना है। तो वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अब डायरेक्टली ही कंट्रोल करने वाली थी किसको? इंडिया को। ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड था कि जो चीफ्स थे ना कंट्री के, अब उनको उनकी टेरिटरी जो है वो दे दी जाएगी जिसकी भी ली हुई है, और कभी भी फ्यूचर में उनकी टेरिटरी को नहीं हड़पा जाएगा। दे वर अलाउड टू पॉस ऑन देयर किंगडम्स ऑन देयर, अब वो अलाउड है कि अब उनका बेटा या फिर अडॉप्टेड सन, पहले क्या था कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपना कहा था कि मेरे अडॉप्टेड सन को किंग बना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उनका कोई बेटा नहीं था खुद का। तो अब उन्होंने कहा कि आपका जो टेरिटरी है वो आपसे कभी नहीं छीनी जाएगी, और आपका बेटा, सगा बेटा हो या फिर आपका अडॉप्टेड सन हो, कोई भी हो, वो किंग बन सकता है। ठीक है, ये कहा था ब्रिटिश की क्वीन ने। और ब्रिटिश की क्वीन ने एक चीज़ कही कि आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि आप सुपीरियर नहीं हो। सुपीरियर कौन है? ब्रिटिश क्वीन सुपीरियर है, उसके अंडर हो आप, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड दस द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम्स एज सबॉर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। वही बात आ गई कि उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो किंगडम है वो हमारा है, बट हम पूरे के पूरे हकदार नहीं हैं क्योंकि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं। ये चीज़ उनको याद रखनी पड़ेगी। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है कि इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज। उन्होंने कहा कि जो भी इंडियन सोल्जर्स हैं, हम पहले क्या था, ये रिबेल क्यों हुआ? क्योंकि सारे के सारे सोल्जर्स इंडियंस ही थे आर्मी में। अब उन्होंने कहा कि इंडियन लोगों की जो भर्ती है ना आर्मी में, वो कम कर दी जाएगी और यूरोप के लोगों को ज़्यादा आर्मी में लिया जाएगा। क्योंकि अगर यूरोप के लोग ज़्यादा आर्मी में होंगे तो कोई भी खतरा नहीं रहेगा कि कोई रिबेल होगा या आगे से कोई रिबेल नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अब इंडिया के तो लोग इतने होंगे ही नहीं, सारे सारे यूरोप के होंगे, तो यूरोप वाले खुद थोड़ी ना हमला करेंगे एक दूसरे पे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इंडियन सोल्जर्स कम होंगे और यूरोप सोल्जर्स बढ़ाए जाएंगे। एंड इट वाज आल्सो डिसाइडेड कि कुछ सोल्जर्स जैसे कि अवध के, बिहार के, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, इनके नहीं लिए जाएंगे अब ज़्यादा। जितने भी, अगर मान लीजिए कि इतने सोल्जर जो हैं वो इंडियंस, 10% जो लोग हैं वो इंडियन सोल्जर्स होंगे ब्रिटिश आर्मी में। जो ये जो 10% है, ये कहाँ से होंगे? सिख होंगे, पठान्स होंगे, गोरखास होंगे, अवध बिहार वाली साइड के नहीं होंगे, बल्कि ये सब होंगे। ठीक है, थर्ड भी समझ में आ गया। फोर्थ है, एंड द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स, जो लैंड है, प्रॉपर्टी है जो भी मुस्लिम्स की, वो सारी उनसे छीन दी जाएगी और कभी भी उनको नहीं दी जाएगी। क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो सब कुछ हुआ है ये मेनली किन्होंने किया है? मुस्लिम्स ने किया है। ठीक है, इंडिया के तो लोग थे बट हिंदू मुस्लिम में भी तो डिवाइडेड थे ना। तो उन्होंने कहा कि किन्होंने किया है? ये सब कुछ इन मुसलमान ने किया है, इसलिए उनको शक की निगाहों से देखा गया और उनको कभी भी उनकी प्रॉपर्टी वापस नहीं दी जाएगी। अब पॉइंट नंबर 5 है, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द, अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम जितने भी कस्टम्स हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, सोशल प्रैक्टिसेस हैं,
इंडिया की, चाहे वो मुस्लिम की हो चाहे वो हिंदू की हो। हम किसी में भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम किसी को भी चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो रिलीजन है वही होगा, हम वायलेट नहीं करेंगे उसको कभी भी, ठीक है। हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे। ये 5th पॉइंट ब्रिटिशर्स ने कहा। अब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है पॉलिसीज़ में, बट फिर भी इतना ढंग का चेंज नहीं है कि अब फिर से लोग रिवॉल्ट नहीं करें, बल्कि और भी आगे होगा। अब आपको पता है, इसीलिए तो हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट है। और 6 पॉइंट है कि अब जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, उनकी लैंड कोई भी नहीं ले पाएगा और उनको सारे के सारे सिक्योरिटी राइट्स मिलेंगे उनकी लैंड पे। तो यही थे कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने चेंज किए थे। एंड ये दिस मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना। आप देख सकते हैं कि जो मेजर सेंटर्स थे जैसे झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, दिल्ली, ये सब मार्क किए हुए हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट ये एक केस स्टडी रहती है, हम इसे ब्रीफली पढ़ लेंगे। तो अब आपको क्या लग रहा है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था यही बहुत बड़ा रिवॉल्ट था? बल्कि नहीं, इससे पहले भी 1817 में रिवॉल्ट हो चुका था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा रिवॉल्ट था। वो उड़ीसा के खुर्दा, उड़ीसा के खुर्दा किंगडम में ये हुआ था। हुआ क्या था बेसिकली कि जो उड़ीसा के किंग थे उनकी मराठास के साथ हो गई थी लड़ाई। लड़ाई के बाद उन्होंने जितनी भी लैंड वगैरह थी वो सारी की सारी कैप्चर कर ली, किन्होंने, मराठास ने। तो उड़ीसा के लोग किंग ने क्या किया, खुर्दा के किंग ने, मतलब उड़ीसा के किंग ने क्या किया, जिसका नाम था, ये रहा इनका नाम, कौन गया, हाँ, जग जगबंधु, जगबंधु उनका नाम था। उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स के साथ, अब ये मान लो उड़ीसा की लड़ाई हुई किसके साथ, मराठास के साथ, ठीक है। तो इन्होंने इनकी सारी लैंड हड़प ली। तो फिर इन्होंने, उड़ीसा के किंग ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके मराठा के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। क्योंकि उड़ीसा के जो किंग थे उनके बेटे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उन्होंने हमारी सारी लैंड वगैरह ले ली है, और ये जो टेम्पल था, जगन्नाथ टेम्पल था, वो भी उन्होंने उनसे छीन लिया। तो उनके बेटे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिलाया और मराठास को हरा दिया और अपना सारा जो टेरिटरी था वो वापस ले लिया। पर ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया, पहले उड़ीसा के साथ मिलकर उन्होंने मराठा को हराया, फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा को ही हरा दिया, उड़ीसा के जो किंग थे उसको ही हरा दिया। फिर अब उन्होंने कहा कि ये तो भैया गलत हो रहा है हमारे साथ, इन्होंने हमारे साथ मिलके हमारे दुश्मन को हराया, अब इन्होंने हमें ही हरा दिया। फिर उन्होंने फिर से उनको हाथ मिलाना पड़ा मराठास के साथ, सीक्रेट सपोर्ट ऑफ द मराठा, उड़ीसा ने सीक्रेट सपोर्ट ली मराठास की, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की, ठीक है। अब ये जो पूरी की पूरी लड़ाई थी वो लड़ रहे थे ये लोग, ब्रिटिशर्स भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उड़ीसा वाले और मराठास, और इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया था पेक्स ने। अब पेक्स क्या होते हैं, ये भी एक टाइप की मिलिट्री होती है, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। जब भी किसी मतलब उड़ीसा के किंग को इनकी ज़रूरत होती थी तो ये हाजिर हो जाता था उनकी मदद के लिए। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया अपना, और लोग वैसे भी ऑलरेडी इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे ब्रिटिशर्स से, तो काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्सेस उनको देने पड़ते थे लोगों को, ब्रिटिशर्स को। सॉल्ट के प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दिए थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार उनसे वो करते थे, तो इसीलिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, तब भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। ज़मींदार, रियोत, सब ने जो है वो इनका साथ दिया था, क्योंकि पेक्स जो थे वो काफ़ी बहादुर लोग होते थे, और लोगों को लगता था कि हम इनके साथ अगर मिलके अगेंस्ट जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। मिलिट्री के साथ मिलके जाना तो अलग ही बात होती है, बट ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हथियार थे, तो उन्होंने इनको काफ़ी आसानी से हरा दिया, ठीक है। हरा दिया गया इनको 1825 में। इसीलिए अब इनको, इस जो लड़ाई है इसको खुर्दा भी कहा जाता है, खुर्दा रिबेलियन भी कहा जाता है, और पेक रिबेलियन भी कहा जाता है। क्यों पेक रिबेलियन? क्योंकि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा योगदान अपना दिया था। समझ में आ गया? मैंने उसे ऊपर ऊपर से आपको बताया है, इतना ज़्यादा नहीं, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसा ऐसा इनके साथ भी हुआ था। इसके पहले भी एक 1817 में भी काफ़ी बड़ा रिवॉल्ट हुआ था। काफ़ी सालों तक, काफ़ी मतलब दिनों तक ये चला था, बट स्टिल हार ही गए थे हमारे इंडियंस, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं पढ़ाया है क्योंकि ये इतना भी वो नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि इसमें बेसिकली था क्या। अब है फॉर अ हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस। अब ये चाइना का था रिवॉल्ट, इसमें भी रिवॉल्ट किया गया था थोड़ा सा, कि होंग जो थे, होंग एक्जिक्यून जो थे, इन्होंने रिबेल किया था। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो बुद्धिज़्म है ये ऐसे बकवास से रिलीजन्स हैं, इनकी वजह से मतलब क्या होता है
कि इनकी जो लैंड है ये इनको नहीं मिलनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी ये होल्डर नहीं करने चाहिए। ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, जाति को लेके, आदमी औरत को लेके, ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। और जो लोग अल्कोहल का, तंबाकू का, अफ़ीम का मतलब कि अपने आप को उसमें लेते हैं, कोई अल्कोहल पीता है, अल्कोहलिक है, या फिर कोई टोबैको को कंज्यूम करता है, उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करने देनी चाहिए। बट बाद में ब्रिटिशर्स ने मिलके, फ्रेंच ने मिलके और चाइना ने मिलके इनको हरा दिया था। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल विद दिस चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।